ऐसा नजर आता है कि बांग्लादेश क्या स्प्लिट हो जाएगा, क्या बांग्लादेश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पहली खबर ये है कि चाइना के वैंग यी जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े। And there is no country which is supporting Pakistan. कल कल को हमारी लड़ाई होती है तो हमें तो कोई वेपन भी नहीं देगा भैया, सीधी सी बात है, हमें तो कोई वेपन्स भी नहीं देगा। ठीक है जी, हमें तो कोई जिसे कहते हैं ना, कोई कुछ भी नहीं देगा। क्योंकि अमेरिका लगातार चीन से लेकर भारत पर धड़ाधड़ टैरिफ लगा रहा है और इसी दोस्ती का नतीजा है कि चीन के विदेश मंत्री जब भारत की धरती पर आए तो उन्होंने न सिर्फ खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनी दे दी, बल्कि भारत के साथ वो डील भी कर दी कि चीन रेयर अर्थ मिनरल का समाधान निकालने में भारत की मदद करेगा। चीन का ये वादा अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। ये रेयर अर्थ मिनरल ही है जो अमेरिका के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। आज आपको पता है कि अमेरिका ने पैगाम भेजा है इंडिया को कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। मतलब आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हो ना, तो पहले एक्ट तो करो। वैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला भारत दुश्मनी है कि ये मुल्क बहुत बड़े खतरे में है और हमने जिस वक्त भी आंखें बंद की भारत हमें निगल ले। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत, रशिया और चाइना एक साथ आए। इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात की कि भारत टू बिहेव एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडिया साइलेंट रहेगा, मैं आपको बता दूं, लेकिन इंडिया करेगा वही जो उसको सूट करता है। इंडिया अपनी मर्जी करना चाहता है। अच्छा, ये बॉर्डर के इश्यूज डिस्कस करके चले जाएंगे मोंगी, वो तो बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, चाइना बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। तो ये इसके फौरन बाद जो है वो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो भी एसयू में जा रहे हैं यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि मतलब कि पिछले दिनों चाइना के विदेश मंत्री भारत आए थे और उन्होंने कुछ ऐसे ऐलान किया इंडिया की धरती पर से जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगना बिल्कुल तय था। अब देखिए, ये जो है ना, चाइना मतलब बिल्कुल वेट करके बैठा होता है कि कौन एंटी अमेरिका है और उसके साथ रिलेशन अपने हिसाब से अपने फेवर में किए जाए। अब जैसे ही उसको लगा कि भाई इतने सारे जो टैरिफ लगा दिए है यूएस ने इंडिया पर, तो इंडिया के साथ रिलेशन बेटर किए जा सकते हैं, क्योंकि जो गलवान हुआ था उसके बाद इंडिया और चाइना के रिलेशन ख़राब थे। लेकिन चाइना को दूसरी चीज़ भी पता है कि जैसा हम कहेंगे वैसा तो बिल्कुल चाइना मतलब इंडिया करने वाला है नहीं। तो ऐसा करते हैं कि उसके साथ रिलेशन बेटर करके दोनों की बात सुनी जाए, उस तरीके से रिलेशन बेटर करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए कि चाइना जिस हिसाब से पाकिस्तान को कह देता है कि भाई आपको ये करना पड़ेगा और ये कर देता है, मतलब कि पाकिस्तान, इंडिया बिल्कुल भी वैसा नहीं करने वाला। लेकिन जो भी हो, जो अनाउंसमेंट्स हो रही है ना, और ये भी हो रहा है कि चाइना, रशिया और इंडिया क्लोज आ रहा है, ये सारी चीज़ें अमेरिका को बहुत ही मतलब कि पसंद नहीं आ रही, और साथ में पाकिस्तान को भी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। पहली खबर ये है कि जैसा मैंने आपको कल बताया था कि चाइना के वैंग यी जो कि इस वक्त इंडिया न्यू दिल्ली के विजिट पर हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की है आप हमारे साथ पार्टनरशिप कीजिए। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है वो रिक्वेस्ट करे, वो हाथ जोड़े, वो कहे कि भाई अब हम इसको अगर ये कहें कि गोडे गिट्टे पकड़ ले तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर की आज मीटिंग हुई है डॉक्टर एस जयशंकर के साथ, और उस मीटिंग में उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है, और कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, चाइना ने, वी शुड बी पार्टनर्स, और हमें अपॉर्चुनिटीज जो हैं उसको देखना चाहिए। उन्होंने ये ऑफर की, ये रिक्वेस्ट की और ये अपील की है चाइना ने भारत के साथ। ये वक्त भी आना था। अब ये वक्त खास तौर पर एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जिस वक्त, यानी आप अगर इसकी डायनामिक्स समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप ये समझें कि ये मोमेंट एक ऐसे मोमेंट पर आया है कि जब जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन है वो बहुत खराब है। बादशाह साहब, ये जब आप इंडिया को डिस्कस करते हैं तो अब उनके सामने दो इक्वेशन हैं, जैसे ट्रंप की सैंक्शंस के बाद, टैरिफ के बाद, या तो उनका जो मजमूई ट्रेड वॉल्यूम है विद यूएस, इंडिया और यूएस का, वो 128-130 बिलियन डॉलर बनता है, लेकिन जो वो क्रूड ऑयल ले रहे हैं रशिया से,
वो मैं अगले दिन देख रहा था, वो $52 बिलियन तक बनता है। सो क्या इंडिया वो $52 बिलियन का तेल लेने पे इत्तेफाक करेगा, अमेरिका को आंखें दिखाएगा, या 128 की कुर्बानी दे के तो अमेरिकन अलायंस से बाहर निकलने की सकत रखता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल भारत सकत रखता है। भारत इस वक्त जो है उनकी कोशिश यही है कि अगले माह प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक मुलाकात हो जाए न्यूयॉर्क में, जब वो जाएंगे UNGA सेशन अटेंड करने। कोशिशें बहुत हो रही हैं कि मुलाकात हो जाए ताकि जो एक डेडलॉक सा है उसको तोड़ा जाए। और मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत बहुत सी चीज़ें दरगुजर करके भारत कोशिश यही करेगा कि अमेरिका के साथ तो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो इस वक्त ताल्लुकात में एक कशीदगी सी है, खिंचाव सा है, उसको दूर करे। लेकिन बादल साहब जाते जाते मानना पड़ेगा इंडिया को कि हाँ सीज पर अमेरिका ने करवाया था, वगरना ट्रंप के यहाँ से खैर नहीं है। वो बात आपकी दुरुस्त है। एक बहुत सी वजूहात में एक वजह ये भी है अमेरिका की नाराजगी टुवर्ड्स इंडिया, कि वो बात मान नहीं रहे और वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर करवाई है, क्योंकि भारत इस वक्त बहुत वीक विकेट पे है। चीन की ख्वाहिश भी है कि वो इस मौके से फायदा उठाकर, क्योंकि अमेरिका और भारत के दरमियान जो एक लिहाज से डाइवर्जेंस पैदा हो गई है, तो इस मौके से फायदा उठाकर भारत को थोड़ा सा अपने करीब लाने की कोशिश करे। दोस्तों, चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी साहब, वो इंडिया पहुंच गए हैं और वो 18 और 19 अगस्त को इंडिया में रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि उनकी इम्पोर्टेंट मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन आपको पता है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, आई थिंक एक लो रैंक के जो फॉरेन ऑफिस के शख्स थे उन्होंने वेलकम किया। तो इंडियंस ने कोई लंबी चौड़ी लिफ्ट नहीं कराई, वेलकम उन्होंने ठंडा दिया, उनको वेलकम बहुत ही ठंडा दिया है उन्होंने, बहुत ही ठंडा वेलकम है। अब देखते हैं कि क्या इसमें निकलता है या किस तरह की ये चीज़ें करते हैं, लेकिन फॉर अ मोमेंट ये ठंडा वेलकम है। इससे ये तासुर जाता है कि इंडिया जो है वो अपनी, वो जैसे कहते हैं ना, मर्जी करना चाहता है। समझ रहे हैं आप? इंडिया अपनी मर्जी करना चाहता है। दूसरी बात ये है कि चाइनीज़ FM जो है, एजेंडा क्या है? एजेंडे बहुत ज़्यादा है। एजेंडा ये है, पहली बात तो ये है कि आज आपको पता है अमेरिकन ने क्या किया। आज आपको पता है कि अमेरिका ने पैगाम भेजा है इंडिया को कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। और इंडिया जो है, दे वांट टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ US। ठीक है जी, मीन्स इंडिया वांट्स टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द US। इट्स नीड्स टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। मतलब आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हो ना, तो पहले एक्ट तो करो। वैसे ये थोड़ा ही होता है कि आप हमारे पार्टनर बनो, आप हमसे सब कुछ ले रहे हो लेकिन दोगे कुछ नहीं। तो ये अमेरिकन ने आज उनको कहा है, ये लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स। लेकिन आज जब चाइनीज़ आ रहे हैं, इंडिया आए हैं, तो होगा क्या? सबसे पहले डी-एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों की शुरू होंगी। ये एजेंडा है टॉक्स का बिटवीन दी वांग जी। वांग जी, रिमेंबर वन थिंग, वांग जी इज ए मेंबर ऑफ द पोलिट ब्यूरो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सो मेरे ख्याल 7 पोलिट ब्यूरो के मेंबर होते हैं। सो इज़ वेरी 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 पावरफुल मेंबर पर्सन है। एंड अमेरिकन, चाइनीज़ को इस चीज़ का पता है कि हमें इंडिया को वापस लेके आए हैं अमेरिका से। 9 चाइनीज़ पत्ते फेंक रहे हैं इंडिया के सामने, वन बाय वन। ओके, व्हाट इंडिया नीड्स? इंडिया चाहता है नॉर्मलाइजेशन, चाइनीज़ कहते हैं ये लो नॉर्मलाइजेशन। इंडिया चाहता है मोर ट्रेड, चाइनीज़ कहते हैं ये लो मोर ट्रेड। सो चाइना जो है वो समझता है कि हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया के साथ मिलकर काम करना है, ताकि इंडिया को इजी करें कि आप अमेरिका के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप या उसकी बुलिंग में के अंदर ना आए। ये ऐसे ही है कि 20 साल अमेरिका से फेवर ली, अब 20 साल चाइना से फेवर ले लो। ना तो अमेरिका मेरा, वो उनको पता है, ना अमेरिका मेरा पार्टनर, मुझे चाइना से लड़ने की क्या जरूरत है। नाज़रीन, कुछ सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी के जहन में गूंज रहे हैं। वो ये है कि इस मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के दौरान चंद दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए चाइना गए। तगड़े मुमालिक के बड़े लोगों से सरेरा उनकी बड़ी बड़ी मुलाकातें भी हुई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रोटोकॉल के सिवा पाकिस्तान ने हासिल क्या किया? क्या ये दौरा पाकिस्तान के आवाम की मुश्किलात कम करने के लिए कोई नई राहें खोल सका?
क्या हमारी मईशत के लिए सरमायाकारी, तवानाई या तिजारत में कोई हकीकी कामयाबी हासिल हो सकी, या ये सब कुछ सिर्फ सिफारती तकारीर और फोटो सेशन तक ही महदूद रहा? पाकिस्तान की सिफारती पोजीशन पर भी एक बड़ा सवाल है। भारत, रूस और चीन ना सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने अपने मफादात के लिए एक्टिव हैं और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। एक अहम नुकता यह है कि इस वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान कहां पर खड़ा है। हैरत की बात तो यह भी है कि दौरा चीन के दौरान नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी को पूरी दुनिया ने महसूस किया और अमेरिकी सदर ने इस पे अपना रद्द-ए-अमल देने पर उन्हें भी हमें देखा कि वो भी मजबूर है। यहां पर बात खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने अचानक से यू टर्न लिया और एक बार फिर से मोदी को अपना दोस्त करार दे दिया। यह जानना बड़ा अहम हो गया है कि अमेरिकी सदर का यह बयान पाकिस्तान के लिए क्या मानी रखता है। भारत की चाइना से राह रस्म और अमेरिका से दोबारा से कुर्बतें हमारे लिए क्या एक नया चैलेंज नहीं बन गई? साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया, आपने कुछ वक्त हमारे लिए निकाला, उसके लिए नवाजिश आपकी। मुझे ये बताइएगा सर कि इतनी आफत है मुल्क के अंदर, पहले इस दौरे पर तनकीद की जा रही थी कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाना चाहिए था। आपकी नज़र में ये जो दौरा था ये कितना कामयाब है? देखिए, पहली बात तो समझने की ज़रूरत है कि बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनमें इस नौइयत की, जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, कि आप एब्सेंट हो सकते हैं। ये जो मीटिंग्स हैं ये अलामती नहीं है, और जिस दिन हम ये समझेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम सेकेंडरी लेवल पे यहाँ अपनी रिप्रेजेंटेशन भेज देंगे। एक वक्त था कि भारत जब अमेरिका की गोद में टोटली था, उन्होंने भेज दिया फॉरेन मिनिस्टर को, लेकिन जैसे ही उनको जरूरत पड़ी मोदी साहब को, जब उनको धुतकारा गया अमेरिका की तरफ से, तो उन्होंने अमेरिका को बावर कराने के लिए कि भाई हम इतने गए गुजरे नहीं हैं, उन्होंने एससीओ में गए सिर्फ इसलिए कि वो समझता था इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत है, तस्वीर छपेगी, बैनुल-अक़वामी मीडिया को समझते हैं। तो बड़ा एक कोरियोग्राफ तस्वीर उतरवाई गई। पहले पुतिन साहब ने उनको पकड़ा, उनके बाजू पकड़े, और पहले से ही तय था कि ख़ास जगह पे खड़े होंगे प्रेसिडेंट जी, और सारी दुनिया के फोटोग्राफ वहीं आ जाएंगे। और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के मुखालिफ हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे अमेरिका में कि देखो तुम कितने बेवकूफ़ हो, इतने बड़े मुल्क को उसकी दोस्ती तुम्हें छोड़ दी, धुतकार दिया, चीन उसको लपक लेगा। तो पहली बात ये समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान और भारत ज़मीनी हक़ाइक़ में ही फ़र्क है। एससीओ हम खुशी से जाते हैं, भारत खुशी से नहीं जाता। क्यों? कि वहाँ मेन रोल जो है वो है चाइना का, और फिर रूस है। ये तो बाकी तो ऐसे ही हैं, बगल बच्चे हैं सारे। अगर आप कहना चाहें, मैं कहना तो नहीं चाहूँगा भारत की बात की मैं कर रहा हूँ, क्योंकि भारत अपने को बहुत बड़ा मुल्क समझता है, समझता है मैं बगल बच्चा नहीं बनूंगा। मामलात इतने आसान नहीं होते। भारत आसानी से ना अमेरिका को छोड़ सकता है और ना चीन की गोद में बैठ सकता है। मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। मैं आपकी बात को सर समझ रही हूँ कि भारत अपनी चाहत के साथ, अपनी खुशी के साथ एससीओ समिट के अंदर शिरकत नहीं की, उसके बावजूद उसने एक स्ट्रेटेजिक फायदा जो है वो समेट लिया, और बड़ा फायदा उससे समेट लिया। पाकिस्तान के पास जो उसके हिस्से में आया वो सिर्फ मुस्बत वादे आए, कुछ मुआहदे आए, लेकिन फौरी तौर पर जो स्ट्रेटेजिक फायदा पाकिस्तान को समेटना चाहिए था, दर हकीकत वो पाकिस्तान के पास नहीं आया। जैसे भारत ने रूस के साथ जो फायदा समेटा, बिल्कुल गलत बात है, ये गलत बात है। जो लोग नहीं समझते ना फॉरेन पॉलिसी को, वो ये कह सकते हैं ये हमारे मुल्क का रिवाज बन गया है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं कि एससीओ की मीटिंग को छोड़ दें। पॉइंट ये है कि हमारी इसमें जाके हम दुनिया को बता रहे हैं बशमूल अमेरिका हमारी तरफ क्यों दौड़ के आया है। कभी आपने सोचा है? अमेरिका इसलिए दौड़ा है कि उसने देखा कि अगर हमने इंडिया की खातिर पाकिस्तान को छोड़ दिया तो उसका चाइना ऑप्शन है, तो क्या हम वो जहां हमें खुशी से रिसीव किया जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका भी हमें तवज्जो देने पे बावजूद, जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो तो उधार खाए बैठी थी, क्योंकि उसको बड़ा गुस्सा था कि जो अफगानिस्तान से अमेरिका निकला है जिस तरीके से, वो गलत तरीके से मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे थे। कभी कहते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह दिया कि अफगानों ने हथकड़ियाँ तोड़ दी, कभी कुछ और कहते थे। गलती अमेरिकनों की अपनी थी। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो नहीं जाना, और समेटने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। जो हमारा वो है ना नंबर 2 CPEC 2 उसको लॉन्च किया गया है और उसमें सरमायाकारी के लिए भी एफर्ट हो रही है।
और नंबर 2 एक नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। Israel expansionism backed by America, regime change in Iran and in Yemen. And then once उसको जब wrap up कर लेंगे तो then they will have time to turn to पाकिस्तान और वो इसराइल विल फोकस ऑन पाकिस्तान। जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक नया डिफेंस सिस्टम जो है वो खड़ा करने पे काम करेगा, सुदर्शन चक्र, इफ आई करेक्टली प्रोनाउंस इट, जिसे कहते हैं ना इंडियन आयरन डोम, ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए। तवील फासले वाले बैनुल बर्रे आज़मी मज़ाइल पर काम कर रहा है भारत। पाकिस्तान के पास इस किस्म का कोई मज़ाइल है? दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि उसने किस कौम को ललकारा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पे कारबंद है। ये जंग अगली नस्लों को मुंतकिल हो चुकी है। सुदर्शन चक्र जिसको लॉर्ड विष्णु से ताबीर किया जा रहा है, इसका इंडियन हिंदू मिथोलॉजी से इसका ताल्लुक है। अभी भी आगे जाकर भारत जो कुछ करना चाहता है और जो उसके अज़ाइम है वो कोई जंगी अज़ाइम से बाहर नहीं निकला, क्योंकि उसने बदला लेना है पाकिस्तान से किसी न किसी शक्ल में, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी वक्त वो जाकर जरूर लेगा। 3 सूरतें हैं जिसमें पाकिस्तान सोच सकता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करे जी। एक सूरत ये है कि आप हमारी कराची के नेवल ब्लॉकेट कर दें और सामान को आने जाने से रोक दिया जाए। रज़ाकाराना तौर पे सियासी सरेंडर करना है या जूते खा के जोर जबरदस्ती सरेंडर करना है? सरेंडर तो तय है कि करना है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड्स सन, ठीक है जी। जो अखंड भारत की जहनियत है वही ग्रेटर इसराइल की जहनियत है। आप उनसे निगोशिएट नहीं कर सकते। ये बावले कुत्तों का एक ग्रोह है जो सेहूनिया का जो इसराइल पर काबिज है इस वक्त। हमें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए इस चीज के ऊपर। अगर हमारी जान और जिंदगी इस मुल्क की दाव पे है और इंडिया अगर इस किस्म की हरकत करेगा तो विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसे की तैसी। वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे, इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे। और ये कब होगा? 2035। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर इंडिया का डिफेंस सिस्टम बनाने की बात हो रही है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम मतलब कि मान लीजिए रशिया का भी है, यूएस का भी है। और ऐसा है कि भाई अगर आप रशिया पर या फिर यूएस पर हमला करते हो तो ऐसी चीज़ होगी वहाँ से। और कुछ उन्होंने चीज़ें बना रखी है कि इतनी मिसाइलें निकलेगी या फिर न्यूक्लियर निकलेंगे। रशिया का भी कुछ ऐसा ही है। उस प्रोजेक्ट को भी कुछ कहा जाता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए कि रशिया के ऊपर इस टाइप का हमला होता है तो ये चीज़ एक्टिवेट हो जाएगी और फिर इतने हमले होंगे। और दुनिया के अंदर पिछले दिनों तो हमने ये भी सुना था कि दुनिया की अलग अलग जगहों पर रशिया ने टारगेट करके रखा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो यहाँ से मिसाइलें निकलेगी और यहाँ गिरेगी और आधी पृथ्वी यहाँ पर कवर हो सकती है। अब उसी टाइप का कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में डिफेंस सिस्टम बनाएगा इंडिया का, और 2035 तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। और इंडिया उस हिसाब से करेगा कि कहीं से भी कुछ भी होता है इंडिया के ऊपर तो उसका जवाब, प्रॉम्प्ट जवाब, फट करके जवाब उसका दिया जाए। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक नया डिफेंस सिस्टम जो है वो खड़ा करने पे काम करेगा, सुदर्शन चक्र, इफ आई करेक्टली प्रोनाउंस इट, सुदर्शन चक्र जिसको लॉर्ड विष्णु से ताबीर किया जा रहा है, इसका इंडियन हिंदू मिथोलॉजी से इसका ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा डिफेंस सिस्टम खड़ा करेंगे जिसके बाद हिंदुस्तान में कोई पेनिट्रेशन नहीं हो सकेगी। यानी इसराइल का जो सिस्टम आयरन डोम है, आयरन डोम प्लस की बात जो है वो की जा रही है। उन्होंने जिक्र किया है सुदर्शन चक्र। नाउ दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि अब हमें अपने स्काइज को प्रोटेक्ट करना है। दैट इज इंडियाज वर्जन और इंडियन, जिसे कहते हैं ना, इंडियन आयरन डोम, ठीक है जी। अब ये इंडिया जो है वो अपने आयरन डोम जो है उसकी बात कर रहा है कि हमें आयरन डोम चाहिए, ठीक है। और ये एक मल्टीलेड फ्रेमवर्क होता है जो इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस, साइबर प्रोटेक्शन और फिजिकली सेफ गार्ड करता है शहरियों को एंड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को from the enemy country which is obviously Pakistan and later on चाइना के साथ तो अभी जंग नहीं होनी इंडिया की, क्योंकि पहले तो मसला पाकिस्तान है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो कह रहे हैं कि दिस इज अ डिफेंसिव ब्लैंकेट।
ठीक है, जिस तरह इजराइल के पास है ना आयरन डोम और अमेरिका के पास है गोल्डन डोम. So understand that. So Prime Minister Modi is thinking in that domain कि हमें जिस तरह इजराइल के पास आयरन डोम है, अमेरिका के पास गोल्डन डोम है, या पैट्रियट आपने सुना होगा डिफेंस सिस्टम होते हैं, इसी तरह इंडिया कहता है कि इंडिया जो है वो जो इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो उसने बेसिकली पाकिस्तान के मिसाइल्स को रोका. ठीक है, और वो कहते हैं 100 घंटे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो है वो इसके दौरान जो पाकिस्तान अपने मिसाइल भेज रहा था वो नाकाम थे. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ठीक है जी. और अब जाहिर बात है पाकिस्तान ने 100 घंटे तो इंडिया पे हमला नहीं ना किया. पाकिस्तान ने तो हमला किया था इंडिया के ऊपर ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10th. ठीक है, फ्रॉम 5 से लेके 10 बजे तक सुबह. सो 5 घंटे पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत पे लगातार मिसाइल मारे. दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट. 5 आवर्स, नॉट 100 आवर्स. बट जारी बात है जंग 100 आवर्स की कह सकते हैं आप, क्योंकि 4 दिन की थी. 7 तारीख को वो हुआ. तो ये चीज है. अब ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये जो सुदर्शन चक्र है, ठीक है जी, ये बेसिकली इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस है. इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो हिंदू मिथोलॉजी है और श्री कृष्णा जो है, ठीक है जी, वो ही बेसिकली शील्ड सन. ठीक है जी, वो सन से वो शील्ड करते हैं ताकि जो अब ये मैं बता रहा हूँ कि हिंदू मिथोलॉजी में है. ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि जिस तरह वो जो श्री कृष्णा शील्ड करते थे इसी तरह नरेंद्र मोदी भी करेंगे. और ये कब होगा? 2035. सो ये पैगाम है कि मोदी साहब इज इन पावर टिल 2035. हमारे बहुत सारे भारत के मासूम लोगों को नहीं पता होगा, मैंने आपको पहले कितनी दफा कहा है. मैंने अगले दिन एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था नरेंद्र मोदी 2029 तक भी हैं, 2034 तक भी हैं. ठीक है, उन्होंने रहना ही रहना है. उनका दिल तो करता है मैं 40-25 साल हुकूमत करूं. मोदी साहब को बेसिकली लेगेसी का शौक है, उन्हें किसी और चीज का शौक नहीं है. फ्रैंकली बहुत सारे लोगों को शायद गलतफहमी होगी दिस दैट. नरेंद्र मोदी बिलीव्स इन लेगेसी एंड दैट लेगेसी जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है. ठीक है, और अब मैं आपको बात बताऊं, कई दफा लोग कहते थे ना कि जी इंडिया पाकिस्तान से बात करे या पाकिस्तान इंडिया से. आज अगर इंडिया पाकिस्तान से बात भी करेगा तो बात चलेगी नहीं, चीजें चेंज हो गई. नाउ इज नॉट अ टाइम. अगर आप पाकिस्तान कहे भी ना हमने बात करनी है तो इसका मतलब नहीं है हमने बात करनी है. लार्जली पाकिस्तान ये बातें इसलिए करेगा टू शो द इंटरनेशनल ऑडियंस कि वी आर नॉट एग्रेसर, वी वांट टू टॉक. इंडिया नहीं बात करना चाहता. तो अभी तक तो दुनिया ये समझती है इंडिया पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान भी इंडिया से बात नहीं करना. और अब उनके जो है वजीर खारजा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर सकते. बातचीत और दहशतगर्दी जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती. अच्छा, जो सबसे बड़ी खबर है बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान के खिलाफ भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब हो गया. इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने भारत की मदद की थी और वो भारत के साथ खड़े हुए थे. उन्होंने इजरायली मेड इक्विपमेंट जो है तारड़ साहब वो इस्तेमाल किया था. और दूसरा तारड़ साहब इस वक्त चाइना भी जो है वो उस वक्त चीख उठा कि ये क्या हो गया, पाकिस्तान की मदद कर रहे थे तो हमारे पर पाबंदी लगा दी. और फिर अब जो है वो डायरेक्ट ही उन्होंने कहा कि चाइनीज को छोड़ो, उन्होंने डायरेक्ट प्रोग्राम पे उन्होंने पाबंदी लगा. और यह भी है कि भाई अगर अभी भी किसी को कोई और दिक्कत हो तो वो आ जाए और अपने आंखों से वो वीडियो देख ले जिसमें वो टारगेट आइडेंटिफाई करके ट्रैक करके और उनको हिट किया गया है. उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई क्या क्या पीटा गया, क्या क्या खोया पाकिस्तान ने. दरअसल कि ये जो इसराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है. जितना इसराइल इंट्रेंच होता है द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है. कि इसराइल दुनिया की किस कदर गलीज चीज का नाम है, यानी किस कदर खतरनाक, किस कदर घटिया, किस कदर गिरा हुआ मुल्क है और इस मुल्क के हुक्मरान है. तो इंडिया के अज़ाइम में ख़ित्ते में तोसी पसंदाना अज़ाइम में इजाफा होगा, एज एन एज लेगा इंडिया इसको. तो इसका काउंटर पाकिस्तान को सिर्फ मजम्मत से करना होगा. मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि क्या इस वक्त भी इस खित्ते में इसराइल के बेहस्त पर अमेरिका यही तो करने की कोशिश नहीं कर रहा है.
तो आपके वही क्वेश्चन है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू ने ये क्यों कहा। तीसरा रीजन मुझे ये लगता है नमस्कार दोस्तों, अब इसराइल जो है वो डायरेक्टली कहीं से कनेक्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ, ठीक है। सिचुएशन दोनों की डिफरेंट है, लेकिन जैसे इसराइल का नाम आता है, जैसे ज्यूइश कम्युनिटी का नाम आता है, पता नहीं पाकिस्तानियों को कैसे सुलगने लगती है कि वो अलग से ही ट्रिगर हो जाते हैं और सिचुएशन ही हो जाती है फिर उसके बाद कि फिर वो गाली गलौज शुरू कर देते हैं। अगर मान लीजिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में तो मुझे कोई लगता नहीं कि कोई ज्यूस होगा भी, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो यूके जाते हैं, यूएस जाते हैं, और अगर उनको ये बोला जाए ना कि आपको एक दिन के लिए ऐसा मतलब कि आपको फ्रीडम है, आप जो करना चाहो कर सकते हो, तो उसके बाद चीज़ ये होगी कि वो सबसे पहले टारगेट करेंगे जूइश लोगों को। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो टारगेट हो जाएंगे, ऑब्वियसली उनके पास भी जवाब होगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इसराइल की, और जब साथ में दोनों नाम ऐड होते हैं, मतलब कि इसराइल और भारत के, या फिर नेतन्याहू इसराइल और मोदी के, तो फिर अलग से ही आग लगती है पाकिस्तान के अंदर। मतलब कि भाई भारत को तो गालियाँ पड़ती ही पड़ती है, मोदी को गालियाँ तो पड़ती ही पड़ती है, जब नेतन्याहू और इसराइल ऐड हो जाते हैं ना, तब देखने लायक होते हैं पाकिस्तानी मीडिया के एक्सप्रेशन। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। और इस सिचुएशन में जब तलखी है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने वेपन्स दिए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर जो इस्तेमाल हुए पाकिस्तान के खिलाफ। तो इस पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तो पाकिस्तान को तो पता है, आज से नहीं पता, कब से पता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन स्पाई एजेंसी ये बिल्कुल ऐसे है विद इजराइल, विद मोसाद, विद द आईडीएफ, विद द इजरायली गवर्नमेंट। ये आज से नहीं है। दरअसल ये हमारी पुरानी इस्टेब्लिशमेंट, नई इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट समझें, उसके अंदर एक सोच है कि ये जो इसराइल का नेक्सस है विद इंडिया, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है और किसी तरीके के साथ इसराइल को न्यूट्रलाइज किया जाए। क्योंकि देखिए ना भाई, तो हमारे प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि इजरायली टूरिस्ट के लिए जगह बना ली गई है कश्मीर के अंदर। वो एक्चुअली दे आर नॉट टूरिस्ट, दे आर इजरायली आर्मी पीपल। दूसरा ये कि ये सारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है इंडिया की, जैसे हमने टर्की से और चाइना से सीखी है, उन्होंने इसराइल से सीखी है। और इसी तरीके के साथ हमें ये खबरें आ रही थी कि ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट 15 से 20 इजरायली आर्मी पीपल वो दे केम टू दिल्ली टू एडवाइस द इंडियन आर्मी। तो मतलब ये चीजें छुपी भी नहीं है। तो यही नेतन्याहू कह रहा है ना, अब तो वो आगे बढ़ गया है। वो कहता है हम तो इंडिया की आर्मी को भी बताएंगे कैसे टैकल करना है पाकिस्तानियों को, और इससे बढ़ के वो कहता है मैं जाके नरेंद्र मोदी को बताऊंगा, ओए डोनाल्ड ट्रंप ने चाबी इंज देनी है, तो की करना मैं, तो उल्टी तरफ दे रहे हैं, ऐसा देनी है, देख किस तरह संभाल लिया उन्होंने। तो अब बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए दिस इज नॉट गुड। जितना इसराइल इंट्रेंच होता है इन द इंडियन आर्म फोर्सेस और इंडियन इंटेलिजेंस, उतना पाकिस्तान के लिए खतरा है। बट सेठी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तुर्की और चाइना ने पाकिस्तान की जो भी मुआविनत की इस हमले के दौरान मई में, किसी ने खुलकर इस तरह से पोजीशन नहीं ली, लेकिन एक वजीर आज़म इसराइल का वो ओपनली पोजीशन ले रहा है और कह रहा है हाँ हमने मदद की। तो ये तो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ आने की बात है। हाँ, और ये तो इसराइल का ये व्यू है। वो मसला उसका ये है ना कि हमारे पास एटम बम है, सब दुनिया को ये खौफजदा है कि हम एक्सपोर्ट ना कर दें, ये हम टेक्नोलॉजी ना दे दें, ये हम सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी ना दे दें सऊदी अरेबिया को या ईरान को। और तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। और आपको पता है जो किताबें भी लिखी गई हैं इस सारे सब्जेक्ट के ऊपर, तो बड़ी कड़ी नजर है पाकिस्तान के ऊपर। और ये एक प्रेशर है कॉन्स्टेंट, ना इधर हो ना इधर, वी आर वाचिंग यू। इसीलिए वन ऑफ द अदर आर्ग्यूमेंट्स इज के अफगानिस्तान के अंदर बेस क्यों चाहता है अमेरिका बागरा में, वहां बैठ के वो देखो, कीप्स एन आई ऑन योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर इट एंड योर अदर मिलिट्री एक्टिविटीज एंड ऑफ कोर्स ईरान। तो आपके वही क्वेश्चन है कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू ने ये क्यों कहा। तीसरा रीजन मुझे ये लगता है दैट ही हैज टोल्ड हमास एंड ऑल इट्स enemies like Iran, Hamas, Hezbollah, जितने भी उसके हैं, कि see, Israeli weapons are so strong that they can also penetrate into nuclear country like Pakistan. आखिरकार आसिम मुनीर का, राहुल गांधी का और ट्रंप का भांडा फूट ही गया और वो काम कर दिया आज हमारे एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने।
उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भाई क्या क्या पीटा गया, क्या क्या खोया पाकिस्तान ने। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कुछ खोया पाकिस्तान ने उसमें F-16 का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये F-16 जो गिरे हैं उसी को लेके अब ऐसा लग रहा है कि मियाँ ट्रंप जो थे वो बहुत बुरी तरह से नाराज हो रहे थे। अब जो कुछ भी बताया है उन्होंने बताया कि भाई 5 तो फाइटर जेट S-400 से हवा में उड़ा दिए। ये फाइटर जेट की बात हो रही, बाकी जो है वो तो कई बार बताए भी जा चुके हैं और उसको फिर से दोहराया, और ना केवल दोहराया बल्कि वीडियो दिखा के बताया भी। और यह भी है कि भाई अगर अभी भी किसी को कोई और दिक्कत हो तो वो आ जाए और अपने आंखों से वो वीडियो देख ले जिसमें वो टारगेट आइडेंटिफाई करके ट्रैक करके और उनको हिट किया गया है कि ये 5 फाइव जेट जो हैं इसमें से कुछ F-17 है, एक F-16 भी है, हवा में उड़ा दिया गया। अब तभी इन लोगों से पूछते हैं ना, जो राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, ये बात भी कही एपी सिंह जी ने कहा कि हमें दुख है कि हम अपने ही लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। अब ये कौन से हैं लोग जो कन्विंस नहीं हो पाए, वो सबको पता है, सबने पार्लियामेंट्री डिबेट देखी है। अब ये भी देखना पड़ेगा कि इतने दिन बताया क्यों नहीं था। इतने दिन इसीलिए नहीं बताया था, जैसा कि मैं अनुमान लगा सकता हूं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से झटका खाता, क्योंकि इसकी F-16 की मार्केट तो हो गई खत्म, F-35 की मार्केट इसकी हरकतों से खत्म हो रही है। अच्छा, आज वो भी कंफर्मेशन आ गया, फाइनली ये कंफर्मेशन आ गया कि राजनाथ सिंह जी का अमेरिका दौरा कैंसिल हो गया है, कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी सामरिक समझौता भारत और अमेरिका के बीच में निकट भविष्य में नहीं होना है।